अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। एक और डेडलाइन गुजर गई। जी हाँ, 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने देने थे, मगर वो नहीं दिए गए। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा कराई गई है कि पैसे नहीं मिले, और ना ही यकीन दहानी कराई गई है वफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से और वजारत दाखिला, और ना ही पंजाब के कानून नाफिज करने वाले इदारे या निगरान हुकूमतों की तरफ से कि 14 मई को जो तारीख सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है पंजाब में इलेक्शन के लिए, उस दिन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी इलेक्शंस के अमले को, और पूरे दिन इलेक्शन के लिए। ये यकीन दहानी ना होने के बायस आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है, उसमें वाज़े तौर पे ये कहा गया है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस इन हालात में नहीं हो सकते। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी, वो काफ़ी सोच समझ कर मुकर्रर की गई थी। ताहम अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ इस रिपोर्ट के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस रिपोर्ट के ऊपर क्या एक्शन लेती है। क्या सुप्रीम कोर्ट की 14 मई की तारीख और फिर 21 अरब रुपए जारी करने के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी या नहीं। मगर इसके साथ एक और बड़ा ही अनोखा वाक़या हुआ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने साथी जजों जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के हमरा जब खुली अदालत में समाअत कर रहे थे, तो उनको 4 अप्रैल के दिन ये पेशकश की गई थी कि वजारत दिफा और अस्करी हुकाम उनको एक खुफिया ब्रीफिंग देना चाहते हैं। कौमी सलामती के हवाले से मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से ये एक सूरत हाल की ब्रीफिंग देना चाहते थे, मगर चीफ जस्टिस ने कहा कि बंद कमरों में ब्रीफिंग नहीं लेंगे, और जो भी दस्तावेज़ात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सूरत हाल है, वो तहरीरी तौर पर सील बंद लिफाफों में जजों को फराहम कर दी जाए। और वो रिपोर्ट सील बंद लिफाफों में दी गई, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ा लिया और बज़ाहिर उसको मुस्तरद करते हुए 14 मई को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की गई थी। मगर जो अनोखा वाक़या अब हुआ है वो ये है कि इत्तलात थी कि DGISI जो पाक फ़ौज की खुफिया इदारे के सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, और उनके साथ सेक्रेटरी दिफा और DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, इन तीनों ने मुलाकात की है। खबरें ये थी कि चीफ जस्टिस से की हैं, और फिर कुछ इत्तलात ऐसी भी और बाद में मुसद्दका ज़राए से मालूम हुआ कि ये मुलाकात ज़रूर हुई थी इन आला अफसरान की, मगर अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पे ये मुलाकात की गई थी। और ये तीनों आला अफसरान जो हैं बज़ाहिर बाकायदा चैम्बर में उन 3 जजों से मिले हैं जिनका ये हुक्म था कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं और 21 अरब रुपए 17 मई तक इलेक्शन कमीशन को जारी होने हैं। इस मुलाकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई वजाहत सामने नहीं आई, कोई क्लैरिफिकेशन, प्रेस रिलीज, सर्कुलर सामने नहीं आया। अब ये भी तवक्को की जा रही है कि शायद ये जो भी मुलाकात हुई है ये एक अदालती कार्रवाई का हिस्सा थी, और अगर इसको अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं माना जाता या आइंदा किसी भी अदालती हुक्म के अंदर इस मुलाकात का जिक्र नहीं होता, या फिर आज रात तक या कल खुली अदालत में ये मामला अब नहीं लगाया जाता, तो फिर सवाल उठेंगे कि इस मुलाकात की क्या हैसियत है जो सुप्रीम कोर्ट में की गई इन उन जजों के साथ कि जो जजेस इलेक्शन का इंतहाई अहम मामला निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अगर ये मुलाकात हुई है तो क्या ऐसी मुलाकातें प्राइवेटली जजों को करनी चाहिए, ख़ास तौर पे उन केसेस के हवाले से जो उनके सामने ज़ेर समाअत हैं, और ख़ास तौर पे उन फ्रीकैन की अदम मौजूदगी में जो इलेक्शन के मामले में अहम फरीक हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ऑब्वियसली जो तहरीक इंसाफ दरख्वास्त गुजार थी या दीगर फ्रीकैन। तो अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी की तो तस्दीक की जा रही है इस मुलाकात में, मगर इस मुलाकात की सेटिंग क्या थी इसकी अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई वजाहत नहीं आई। तवक्को की जा रही है कि आज रात तक या कल ये मामला खुली अदालत में भी लगाया जा सकता है, जब इस मुलाकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपनी पोजीशन तहरीरी तौर पे या ज़ुबानी वाज़े कर देगी। अब एक कशीदगी का सा आलम है, क्योंकि 14 मई की तारीख बहुत तेज़ी से करीब आ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक आज और कल में अगर ये रकम, ये फ़ंड उनको नहीं मिले
तो जो अखराजात जो उन्होंने पहले से ही करने थे, यानी कुछ दिन पहले ही ये फ़ंड दस्तयाब होने चाहिए थे, वो ना तो बैलेट पेपर्स की छपाई होगी, ना उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त सामने आ सकेगी, और फिर 14 मई के इलेक्शंस को तो आप भूल जाएं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी आज और कल का वक्त है कि अब वो भी अपनी पोजीशन वाज़े करे कि क्या वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी या ये मामला अब खुली अदालत में लगा के मज़ीद जो कानूनी पहलू हैं उनका जायज़ा भी लेगी। इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, यानी दोनों अड़ोस पड़ोस के ये इदारे हैं, शारह दस्तूर पे ये दोनों एक दूसरे के करीब हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सीधे हाथ पे पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट के उल्टे हाथ पे एग्जेक्टिव यानी प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर है। तो ये तमाम पड़ोसियों के बीच जो कशीदगी है अब उसके नए रंग भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि जिस तरीके से इलेक्शन वाले मामले पे तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी मर्जी का 9 रुकनी बेंच बनाया, जो सुकड़ते सुकड़ते 3 रुकनी रह गया और वो तीनों जजों पे एतराज़ हुआ। इसके बावजूद भी 14 मई की इलेक्शन की तारीख दे दी गई। इल्ज़ाम लगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने इंतज़ामी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मनपसंद जजों को बेंचों पे बिठाते हैं और फिर फैसले वहीं आते हैं जिनका बेंच की तश्कील के साथ ही पहले से पता चल चुका होता है। तो इन इल्ज़ामात के बाद फिर पार्लियामेंट की तरफ से एक कानून पास किया गया जिसमें कहा गया कि सो मोटो जो मामलात हैं, जो मफाद आमा के और इंसानी हकूक़ के नफाज के मामलात हैं, आर्टिकल 184(3) जो आइन का है उसके तहत जो मामलात हैं उसके लिए पार्लियामेंट ने एक कानून साजी की, और वो कानून साजी ये थी कि सो मोटो के मामलात में चीफ जस्टिस जो हैं वो बेंच बनाने का जो अख्तियार है और जो सो मोटो लेने का अख्तियार है, ये सब के सब अपने साथ 2 सीनियर तरीन जजों की मशावरत से ये बेंच बनाएंगे और सो मोटो नोटिस लेंगे। यानी एक 3 जजों की, 3 सीनियर तरीन जजों की एक कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, उनके बाद सीनियर तरीन जज यानी जस्टिस काजी फायज ईसा, और उनके बाद तीसरे जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद। तो पार्लियामेंट ने जब ये कानून बनाया तो अचानक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपना रद्द अमल दिया और एक 8 रुकनी बेंच बना दिया हंगामी बुनियादों पे, और अगले ही रोज़ वो बेंच ने 2 बजे समाअत करके पार्लियामेंट के उस कानून को मुअत्तल कर दिया जो अभी वजूद में नहीं आया था। यानी वो कानून तकनीकी एतबार से आज के बाद यानी 2 दिन बाद वजूद में आना है, क्योंकि आइनी एतबार से सदर ममलकत के पास एक दफ़ा बिल मुस्तरद करने के बाद दूसरी दफ़ा सिर्फ 10 दिन होते हैं, वह 10 दिन परसों ख़त्म हो रहे हैं, मगर उस कानून को जो अभी वजूद में नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। उसका बड़ा शदीद रद्द अमल आया हर तरफ से, और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट की तरफ से भी, और सुप्रीम कोर्ट के जो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी करने के हवाले से जो अहकामात थे उन अहकामात को भी पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया। पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन यानी अक्टूबर में या जब भी एक ही दिन में इलेक्शन कराने की करारदाद भी मंजूर की। वफाकी काबीना ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया और इस बात की मजम्मत की कि पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मुअत्तल कर दिया है। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि इस कानून के मुअत्तल होने के बाद पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए तकरीबन वैसे ही अख्तियारात जो हैं बेंचों की तश्कील के और जो नज़रसानी के जो अख्तियारात थे, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़ आखिरी अपील जिसको नज़रसानी कहते हैं उसको अपील में बदलने का कानून भी प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए लाया गया है, और उस प्राइवेट मेंबर बिल को भी कमेटी उसको टेबल करने की इजाज़त कौमी असम्बली में दे दी गई है। यानी अभी भी कौमी असम्बली पीछे नहीं हटी और सुप्रीम कोर्ट के जो नज़रसानी के अख्तियारात थे उसमें तरमीम का एक और बिल भी मैदान में आ गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो पार्लियामेंट की सबसे ताकतवर कमेटी है, दोनों हाउसेस के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होती है और अपोजिशन के जो लीडर हैं उसकी सरबराही करते हैं। इस वक्त नूर आलम जिनका ताल्लुक पीटीआई के साबिक पीटीआई या नाराज़ पीटीआई उनसे है और वो कौमी असम्बली में अपोजिशन बेंचों पे बैठते हैं, वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी है। इसका काम होता है कि अवाम का जो टैक्स का पैसा है जिससे हुकूमत के इदारे चलते हैं, उस हुकूमत के इदारों का जो बजट है उसके दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए
पाकिस्तान में ऑडिट एंड अकाउंट का आला तरीन इदारा जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी है पार्लियामेंट की। तो उस पब्लिक अकाउंट कमेटी ने ये सवाल उठाया है कि जब तमाम पाकिस्तान के इदारे अपना ऑडिट कराते हैं, अपने हिसाबात, अपने खाताजात की जांच पड़ताल करवाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्यों पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने अपने खाताजात का जवाब नहीं देती, और जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है वो क्यों पेश नहीं होते हैं। नूर आलम खान चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी ने आज ऐलान किया है कि वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर रहे हैं, मगर ऐसा पहले भी हो चुका है। आज से 10 साल पहले जब मशहूर ज़माना चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सो मोटो के हकीकी बानियों में जिनका शुमार होता है और वकला तहरीक के बाद वो बहाल हुए थे, उन्होंने सो मोटो अख्तियारात बेजा इस्तेमाल करने शुरू किए थे। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 10 साल 12 साल पहले की बात है। तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार को रोक दिया था कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, और उस वक्त यूँ हुआ था कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उनके सामने एक दरख्वास्त दायर की गई कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश ना हो, क्योंकि अदलिया की आज़ादी के मुनाफी होगी ये बात। तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के जज जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में एक हंगामी बुनियादों पर बेंच बनाया था, और उस बेंच ने रजिस्ट्रार को एक अबूरी हुक्म के ज़रिए रोक दिया था कि वो पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं हो सकते। तो ये तो एक मुख्तसर उसका पस मंज़र है, लेकिन आज जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने आज जो पार्लियामेंट में बात की है, हम आपको वो सुनाते हैं। आज से कुछ दिन पहले ही ये बात की थी नूर आलम खान ने, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। मुझे पाकिस्तान आर्मी का पता है, पाकिस्तान नेवी का पता है, पाकिस्तान के सारे प्राइम मिनिस्टर हाउस का पता है। मुझे उनका पता है कि इनकी सैलरीज कितनी है, ये कहाँ पे क्या कितने रुपए स्पेंड करते हैं और कहाँ पे कौन कौन सी जगह गए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हो, उन सब का पता है। लेकिन एक इदारे का अगर ऑडिट नहीं होता तो वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। सर, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप कौन से कानून के तहत आप ऑडिट नहीं करवा रहे, कौन से कानून के तहत आप तनख्वाहें अपनी बढ़ा रहे हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान को सबका पता है, ये उनका दावा है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबका पता है। बज़ाहिर तो खैर पार्लियामेंट में जो दिफाई बजट है वो उस तरीके से डिस्कस ही नहीं हो सकता, मगर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो उन्होंने सवाल उठाया ये बड़ा अहम सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त डैम फंड के भी तकरीबन 16 अरब रुपए पड़े हैं, और फिर मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 150 अरब रुपए से ज़ायद मलिक रियाज जो कि एक प्रॉपर्टी टाइकून हैं उनसे ये रकम किस्तों में वसूल कर रहे हैं, और उन पे कुल जो हर्जाना या जो कीमत आयद की गई थी जमा कराने की वो 460 अरब रुपए थी। ये तमाम रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंटों में है, सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में है, डैम फंड की और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की। और इतनी बड़ी रकूम के होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार आज भी बज़ाहिर जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश होने को तैयार नहीं, जो बहुत बड़ा एक सवाल है उस इदारे के लिए, जो इदारा हर एक का एहतसाब करता है मगर ख़ुद को एहतसाब पेश करने के लिए तैयार नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे आज की सियासी, कानूनी और आइनी जो बहरान है उससे मुतल्लिक, और हमें ज्वाइन करेंगी मारूफ एंकर पर्सन आसमा शराजी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट हसनात मलिक। जी, अदारों की लड़ाई के बाद अब हम सियासी जमातों और सियासतदानों के इख्तलाफात की तरफ आते हैं। हमारे सामने अब बात हो रही है मुज़ाकरात की। बड़े ही मुश्किल हालात से हम गुज़र रहे हैं, और इन्हीं मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार आसमा शराजी ने, और हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के दौरान ही हसनात मलिक, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हैं। आसमा, कैसे देख रही हैं इन इतने इंतहाई एक नाजुक किस्म की सूरत हाल है? एक तरफ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ बज़ाहिर दस्तो गिरेबां कहें तो गलत ना होगा, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान और हुक्मरान इत्तेहाद जो है
उनके बीच में मुज़ाकरात की बात हो भी रही है और मुज़ाकरात का मुखालफिन भी बहुत पैदा हो गए हैं हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर। तो ये मामला किस तरफ जा रहा है? सबसे ज़्यादा अहम क्या है? क्या ये सियासतदानों के इख्तलाफात कम करना पहले ज़रूरी है या पहले पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं उनको दूर करना ज़रूरी है? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि चूँकि पोलराइज़ेशन है, तो इस तक़सीम को और इस मुनाफ़रत को अनफ़ॉर्च्युनेटली जो फैल चुकी है, इसको हर इदारे को ख़त्म करना है। अगर हम ये कहें कि जितने भी इदारे हैं, उन सब के अंदर इस वक़्त पोलराइज़ेशन है। वो एस्टेब्लिशमेंट है, वो आपकी जुडिशरी है, वो आपकी पार्लियामेंट है, उन सबको आपस में जो है पहले अपने अंदर जो मामलात हैं, उनको तय करना पड़ेगा। मसलन सुप्रीम कोर्ट का कि अगर 15 जजों में इत्तेफाक नहीं है, जो कि मुख्तलिफ चीज़ों पे नहीं होता, अक्सर नहीं होता, मगर आइन के मामले के अंदर अगर एतराज़ात मौजूद हैं, तो उनको भी आपस में बैठ के इसके ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए। क्यों फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई जा सकी आज तक? क्यों बात नहीं हो सकी? फिर बार अपनी जगह पे जो है वो उनके अंदर एक मुज़ाहमत नज़र आ रही है। तो बेंच और बार का आपस में जो एक उनकी तक़सीम और तफ़रीक़ जो है वो बढ़ गई है, उसको भी ख़त्म होना पड़ेगा। जो आईनी मसाइल हैं उनको भी तय होना पड़ेगा और फिर पार्लियामेंट के अंदर भी जो एक तक़सीम है सियासी जमातों की, वो तो है ही है। यानी अपोजिशन और सियासी इत्तेहादी जो जमातें 9-10 जमातें एक तरफ है और तहरीक इंसाफ एक तरफ है, तो वो जो तक़सीम है उसको भी आपस में बातचीत के ज़रिए से तय किया जा सकता वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि सियासतदानों के बीच इख्तलाफात तो ज़रूरी हैं, होने भी चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नहीं होनी चाहिए, और वो भी इस तरह की। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो पहले भी इसकी खैर मिसालें मालूम होती रही हैं, लेकिन उस वक़्त शायद अवाम को इतना ज़्यादा ओपनली लम्हा बलम्हा चीज़ें पता नहीं चलती थी जो इस वक़्त चल रही हैं। मसलन 63 की तशरीह हो, आइन को रीराइट करने की बात हो, या ये जो जिस तरह से पंजाब के अंदर हुकूमत बनी है उसके मामलात हों, या फिर ये कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बना उसके मामलात हों, या फिर ये कि 3 जजों का मामला है, फिर बेंच 9 से जो है वो 3 तक कैसे पहुँचा है, फिर ये सारे मामलात अब लोगों को पता चल गए हैं, अवाम को पता चल गए हैं। तो ये क्या ही मुनासिब बात होगी कि इसके ऊपर जो है वो बैठ के पहले वो इदारा जो कि दूसरों को इंसाफ फराहम करता है, वो अपने जजों को भी इंसाफ फराहम करे, वो आइन को भी इंसाफ फराहम करे, वो बातचीत के आपस में भी बातचीत जो है उसके दरवाजे बंद। मतलब अलमिया देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है सियासतदानों को कि आप अपने मसाइल को हल करें और मुज़ाकरात करें, लेकिन खुद वो मुज़ाकरात नहीं करते हैं। और अलमिया ये भी देखिए कि एक सियासी जमात की जो डिमांड्स है वो वाया सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंच रही है। तो ये भी खतरनाक बात है, ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है कि अगर सराहा जाए। तो सियासतदान तो जो है वो हमेशा से अपनी आइडियोलॉजीज, अपने मंशूर और अपनी जो उनके एजेंडाज होते हैं उसके ऊपर उनकी तफरीक और तकसीम होती है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये होता है? तो ये मेरा ख्याल है कि एक अचंभे वाली बात है और इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए कि वो अपने इख्तलाफात को कम करें, इख्तलाफात दूर करें। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा ही एक हैरानकुन रोल है, बड़ा इंट्रीगिंग रोल है कि हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर हाल ही में कौमी सलामती कमेटी की जो बंद कमरा, जो इन कैमरा सेशन हुआ, उसके अंदर भी आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई ने ब्रीफिंग दी। और फिर हम देख रहे हैं कि आज आईएसआई और डीजी एमओ और सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मिले, गो कि आज 17 तारीख डेडलाइन थी। उन्होंने एक सिक्योरिटी प्लान देना था, मगर वो इलेक्शन कमीशन को देना था, और वो अचानक आज मुलाकात हुई है और उसकी कोई तरदीद नहीं हुई इन मुलाकातों की, और कुछ मालूम नहीं कि ये अदालती कार्रवाई थी या महज खुफिया मुलाकात थी। तो ये इस्टेब्लिशमेंट का रोल तो बड़ा ही एकदम हाईलाइट नहीं हो गया? पहले अगर हम पार्लियामेंट से बात को शुरू करें तो कैसे देखती हैं कि क्या पैगाम दिया गया है पार्लियामेंट में? आर्मी चीफ की बातों से क्या पैगाम मिला है और किसके लिए ये पैगाम था आपके ख्याल में? देखिए, वो पैगाम तो बड़ा वाज़ेह था कि जिस वक़्त ये महाज़राई बहुत उरूज पे थी पार्लिमान की और अदलिया की, उस वक़्त में चले नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ही, लेकिन प्लेटफॉर्म पार्लिमान का और कौमी असम्बली का ऐवान, और उसमें बैठ के बात की गई। बड़े खुले-डुले सवालात के जवाबात भी दिए गए, तो ये एक अच्छी बात है। ये तब्दीली वहाँ पे आई और एक पैगाम दिया कि वो पार्लिमान के साथ हैं और इस्टेब्लिशमेंट अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन चूँकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुख्तदरा, हम उनको कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, भी मुख्तदरा नहीं है, हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत की ताबे है, हुकूमत के अंडर है, वो एग्जीक्यूटिव के अंडर है।
तो अच्छा हुआ कि वो पार्लियामेंट के सामने उन्होंने सरेंडर किया और बातचीत की। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो उन्होंने ब्रीफिंग्स जाके चीफ जस्टिस साहब को दी, ये सूरत-हाल क्यों पैदा हुई है कि डीजीआईएसआई और डीजीएमआई को जो है वो खुद जाना पड़ा या उनको बुलाना पड़ा उनको? क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पार्लियामेंट की बालादस्ती की लड़ाई नहीं हो रही? क्या ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद नहीं है कि पार्लियामेंट के इख्तियारात अदलिया कैसे अपने पास रख सकती है? इलेक्शन कमीशन ऑटोनमस बॉडी है, उस ऑटोनमस बॉडी के इख्तियारात चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे आ सकते हैं? या ये सवाल नहीं हो सकता कि अगर आपके पास सू मोटो का इख्तियार है, उसके ऊपर बहुत तमाम पाकिस्तान के लॉयर्स जो है वो यक जुबान है कि ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, और जब पार्लियामान उसको कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करती है तो आप उसके ऊपर जो है वो लेजिस्लेट करने की बात करती है, तो आप उसी को उस के बनने से पहले ही जो है वो आप उसके ऊपर बेंच बना देते हैं। ये लड़ाई तो मेरे ख्याल में आसम मेरे ख्याल में इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। हमें हसनात मलिक ने भी ज्वाइन किए हैं। हसनात, तो बड़ी ही अजीब ये कोई सूरत हाल है। DGISI सेक्रेटरी डिफेंस और DGMO जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिल रहे हैं, और लगता ये है कि अटॉर्नी जनरल भी ज़राए के मुताबिक मीटिंग में मौजूद थे। तो क्या हम इसको अदालती समाअत कहेंगे या इन चैम्बर्स कार्रवाई कहेंगे? इसके लिए कोई नोटिस नहीं था, कोई कॉज लिस्ट नहीं थी, और क्या आज जो कुछ भी हुआ क्या ये किसी अदालती हुक्मनामे का हिस्सा भी बनाया जाएगा? ये क्या था और ये क्यों इतना गैर मामूली तौर पे इस तरह की मुलाकातें बगैर किसी नोटिस के और कॉज लिस्ट के हो रही हैं, और उन जजों से एक पेंडिंग मामले में? मेरा ख्याल है ये ब्रीफिंग थी। आपको भी याद होगा कि डिफेंस सेक्रेटरी ने ये रिक्वेस्ट की थी इसी बेंच के सामने कि जी हमें टाइम दे, हम आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं। मुस्तरद हो गई वो उन्होंने कहा जी पहले आप क्लासिफाइड रिपोर्ट दें, हाँ। उसके बाद हम देखेंगे। फिर जब नेशनल असम्बली को अस्करी हुकाम ने ब्रीफिंग दी, उसके बाद फिर गालबन कहा गया बेंच को कि अगर अब इंटरेस्टेड हैं तो आपको भी ब्रीफिंग दे दी जाए। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि पूरा कॉन्फ्रेंस रूम में पूरा प्रोजेक्टर लग के सारा कुछ समझाया गया कि कहाँ कहाँ किस जगह आर्म फोर्सेस बिजी हैं और जो हालात हैं किस हवाले से बहुत ख़राब हैं कि क्यों जो है वो आर्मी अवेलेबल नहीं है। तो वो सारी वजूहात उनके सामने 3 घंटे की, ये तकरीबन पौने 3 घंटे की बताया जा रहा है जी ब्रीफिंग थी। और इसमें DGMO थे, DGMI नहीं थे। अच्छा, DGISI थे जी, DGISI थे, ठीक है। और अब जो उसका आउटकम है देखें, उसमें जो इतलात ये भी हैं कि कल में भी सुबह सवेरे कॉल लिस्ट निकले और कल ओपन कोर्ट में हियरिंग हो। अब ये होगा कि हियरिंग जो है वो ओपन कोर्ट में होगी। और आज जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट सबमिट की है, गालबन वो जो कल ब्रीफिंग दी गई उसमें उसी जो है वो उसका एक खुलासा जो है वो अब अदालत के सामने रखा गया है। तो अदालत अब जो मेरा ख्याल है कि समाअत करेगी, उसमें वो अब देखेगी कि क्या 14 मई का जो फैसला है कि इलेक्शन कराने का वो ठीक है या इसमें कोई अमेंडमेंट करनी है। तो वो कल गालिब इम्कान है कि कॉल लिस्ट आ जाए या आज रात ही आ जाए, कल समाअत हो या परसों, ईद से पहले कोई ना कोई इसका ड्राफ्ट सीन हो जाएगा। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जो उनके सामने पिक्चर रखी गई है, अब ये चीज़ के जजेस कन्विंस हो गए हैं या नहीं, ये चीज़ कल जो है वो ओपन कोर्ट में चीज़ें पता चलेगी। मगर आज की जो भी ब्रीफिंग थी 3 घंटे की आप कह रहे हैं, इसमें तो जो आम तरीन फरीक जो दरख्वास्त गुजार थे वो तो बज़ाहिर मौजूद नहीं था जी। क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद है जब इन कैमरा ब्रीफिंग की रिक्वेस्ट की गई थी तो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि बैरिस्टर अली जफ़र जो हैं PTI के लॉयर जो दरख्वास्त गुजार हैं वो भी मौजूद होंगे, लेकिन उस वक्त वो हुई नहीं और फिर अचानक ये ब्रीफिंग रख दी गई। तो क्या ये वो सारी ब्रीफिंग जो है किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन सकती है? क्या चीफ जस्टिस को मिलना चाहिए था? 17 तारीख डेडलाइन तो थी सिक्योरिटी प्लान देने के लिए, और ये शायद उसका एक हिस्सा भी हो सकता है जो आज की ब्रीफिंग है, मगर वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू होना था, जो भी होना था सिक्योरिटी प्लान देना था, ना कि ब्रीफिंग देनी थी। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये सीक्रेट ना रखा जाता और ये कहा जाता कि जिस तरह की एक स्टेटमेंट आ जाती कि जी ये ब्रीफिंग होने जा रही है। अब इसमें आपकी बात ठीक है कि पिटिशनर साइड नहीं है, लेकिन वो फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी 184(3) में मैटर इनक्विजिटोरियल होता है, हम नहीं है पाबंद के जी पिटिशनर भी मौजूद हो, रिस्पोंडेंट भी, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। तो अब देखें जो है वो इसका आउटकम क्या निकलेगा। PTI को या पिटिशनर को तो जो है वो इससे है कि जी आउटकम क्या निकलता है, इलेक्शन कब होने। तो आसमा, आपको क्या लग रहा है कि जो भी ये गैर मामूली किस्म की और अचानक ये जो ब्रीफिंग दी गई है, आपको लग रहा है कि इसका आउटकम जो है वो कुछ इसका निकलेगा और थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट
रिलैक्स्ड होगी और मज़ीद कोई ऐसे फैसले नहीं करेगी जिससे हालात ख़राब होंगे? मेरा ख्याल है जो बात कम्युनिकेट की गई है इस ब्रीफिंग के अंदर वो तो बड़ी वाजे है कि अगर हालात ख़राब हुए तो पाकिस्तान जो है वो किसी तरह के जो सियासी और मुआशी बहरान है उसका उसको सामना करना पड़ेगा। और एक पिक्चर जो है वो वाजे की गई है, रखी गई है चीफ जस्टिस साहब के पास और उनके साथी जो दो जजेस हैं उनके सामने भी। तो अगर अभी भी समझ में नहीं आती कि सिचुएशन कहाँ बन रही है तो फिर तो जाहिर है कि जो भी होगा कल फैसले में नजर आ जाएगा। अगर इस बात को छोड़ दिया जाए इंतजामिया के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो अपना काम करें और इंतजामिया जो है वो पैसों का बंदोबस्त करे, तो वो फिर मेरा ख्याल है कि वो लगेगा कि सूरत हाल को समझ लिया गया है। और अगर नहीं होगा तो फिर महाजराई ही होगी। अलबत्ता ये होगा कि इस महाजराई के अंदर अब पहले शायद पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव थी और अब इसमें शायद एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हो जाएगी और ये तीनों एक तरफ हो जाएंगे और अदलिया जो है वो दूसरी साइड पे खड़ी होगी। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल होगी। लेकिन कल की जो ब्रीफिंग है, जो हमारी इत्तला है, उसमें उनको काफी पिक्चर जो है वो उनके सामने रखी गई है कि क्या सिचुएशन बन सकती है आने वाले दिनों में अगर कोई इस तरह का फैसला होता है जिससे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहरान हो। अच्छा हसनात, क्विकली, अब क्या ये जो ब्रीफिंग है, इस ब्रीफिंग के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके दो साथी जजेस जो हैं वो आइन के जो एक मैंडेट था वो उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख पाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो बड़े पुरजोर अंदाज में कहा था कि जनाब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। तो क्या अगर हालात इतने ख़राब हैं तो सवाल ये पैदा नहीं होगा कि फिर मुल्क में इमरजेंसी क्यों नहीं लगाई गई अगर इतने ही हालात ख़राब हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते? तो क्या आइनी मामलात अब पस पुश डाल दिए जाएंगे और कौमी सलामती के मामलात बगैर किसी इमरजेंसी के वो तरजीह ले जाएंगे? वो तो पुष्ट पहले भी थी कि केपी के हवाले से अभी तक सुप्रीम कोर्ट खामोश है कि वहाँ 90 दिन में क्यों नहीं तेजी दिखाई जा रही, कि वहाँ क्यों नहीं इलेक्शन 90 दिन में इंश्योर कराया जा रहा। सारा फोकस पंजाब से। तो दूसरा जो बताया ये जा रहा है, हुकूमती ज़राए तो हमें बता रहे हैं कि जी जो कल पिक्चर रखी गई उनके सामने, तो उसके बाद वो मे भी बेंच कन्विंस हो कि जेन्युइन इशू है सिक्योरिटी का, और ये कहा जाए कि जी ऑपरेशन जो भी चल रहे हैं अक्टूबर तक ये सारी चीज़ें वाइंड अप हो जाएंगी। हमारे माइंड में था कि अक्टूबर में इलेक्शन, तो अब ये है कि अक्टूबर तक आप वेट करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जिन्होंने रिटायर होना है सितंबर में, वो अपनी लेगेसी का भी उन्हें, हालांकि मेरे ख्याल में तो उनकी लेगेसी उन्हें देखना होगी कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से वर्किंग वो छोड़ के जा रहे हैं। जो इस वक्त खलीज है जजेस के दरमियान, वो तो दाइयाँ लगेंगी जो इस वक्त हालात हैं सुप्रीम कोर्ट में आपके सामने, एक तरफ लाइक माइंडेड दूसरी तरफ कुछ जजेस। तो ये है कि मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन में भी 14 मई तो ना हो, लेकिन चीफ जस्टिस की तरफ से ये होगा कि मेरे टेनोर में ही इलेक्शन हो जाए और दोनों इलेक्शन नेशनल असेंबली और सूबाई का हो जाए। तो ये उनकी मेरा ख्याल है कि ये सारा झगड़ा क्रेडिट लेने का है, आइन की तशरीह का नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं आइन की तशरीह तो साथ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उनका ये होगा कि तो साथ साथ चलती है अल्टीमेट जो है, ताकि कुछ ऐसा तो हो कि मेरे टेन्योर में ही हो जाए ये मामला। चलें जी, हमारी भी दुआ है कि सब कुछ टेन्योर में ही हो जाए, और एक तो टेन्योर में ना भी हो तो एक्सटेंशन भी जो है हमारे मुल्क में हो जाती है, टेन्योर बढ़ भी जाते हैं और टेन्योर कम भी हो जाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या फुल कोर्ट अदालत लगेगी, क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई के भी आसार हैं, और फिर आखिर में अगर ये मामला मज़ीद आगे बढ़ता है तो किस किस्म के हालात पैदा हो सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, अब हम आते हैं कि फुल कोर्ट बनेगी या तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। आसमा, आपको क्या लग रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इतनी आसानी से मान जाएंगे? अभी मती जो थोड़ी देर पहले की जो डेवलपमेंट है वो तो अभी जो इत्तलात आ रही है कि वजारत दिफा ने भी मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त दायर की है। तो अगर ये दरख्वास्त दायर हो गई है तो इसको तो वैसे इस इल्तवा केस के साथ ही अब देखना पड़ेगा। और इसी तरह से जो 8 अक्टूबर के ऊपर जो आज इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात अनारकी होगी, इंतशार होगा उससे मुल्क में, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो वो मेरा ख्याल है कि बहुत वाजे है कि जो माइंड इलेक्शन कमीशन का भी है, इंतजामिया का भी, वजारत दिफा का भी।
तो ये तो अब समझ में आ गया है कि चीजें जो है वो इंतखाबात अब अक्टूबर की तरफ ही जाएंगे। लेकिन अब पीटीआई जो है वो चाहती है कि इस बात को ही यकीनी बना लिया जाए कि इंतखाबात अक्टूबर में हो जाए। उनको ठीक, इस बात मगर पर भी आसमा ये वजारत दिफा की दरख्वास्त कुछ समझ नहीं आई। वजारत जी हाँ, दिफा वफाकी हुकूमत है और वफाकी जी हाँ। हुकूमत और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ऑलरेडी ये बातें कह रहे हैं, तो ये वजारत दिफा की दरख्वास्त की क्या अहमियत है? मेरा ख्याल है कि ये काफी, जब ये मामला चलेगा और वजारत दिफा के अंदर जब ये अगर ओपन कोर्ट में ये हेयरिंग होती है, आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं चूंकि आप लोग तो कवर करते रहे हैं, तो फिर तो वजारत दिफा के लोगों को भी बुलाया जा सकता है उसके अंदर। तो अगर ये दरखास्त उनकी तरफ से गई है कि एक साथ इंतखाबात करवाए जाएं, तो हो सकता है कि कल की जो मीटिंग थी उसका कुछ आउटकम हो ये और ओपन कोर्ट में ये आके बात की जाए। हसनात इस पे ज्यादा बेहतर जी बता हसनात। सकते मेरा हैं। ख्याल है जो कल ब्रीफिंग दी गई है और उसमें भी यही फोकस है कि जी अगर इंतखाब एक टाइम पे हो अक्टूबर में, तो यही वो उसी का खुलासा जो है आज डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट सबमिट की है। और जब ऑर्डर लिखना होगा इस फाजिल बेंच ने, तो वो रिपोर्ट इस्तेमाल होगी। आपको भी पता है कि इसमें वो चीज़ें जो हैं वो आप मेंशन करते हैं जिनकी बुनियाद पे अगर आपने अपने ऑर्डर को अमेंड करना है या नहीं करना, क्योंकि मेरा ख्याल है इस वक्त मतलब ये आप भी नहीं, असनात आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ये लिखेगी कि अब तो वजारत दिफा ने भी कह दिया है? ये वजारत दिफा मतलब क्या? वजारत दिफा ये वफाकी हुकूमत जब कह रही थी उसकी कोई अहमियत नहीं है और वजारत दिफा ने कह दिया तो अब मेरा सुप्रीम ख्याल है कोर्ट फैसला बदल लेगी? हुकूमत ये समझती है कि इस ब्रीफिंग के बाद में भी जजेस जो हैं वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं जो ब्रीफिंग उनको दी गई है। लेकिन ये भी है कि फिर वही लेगेसी की बात आ रही है। दूसरा, पीटीआई का प्रेशर आपके सामने है। माजी में भी जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के मामले का जब फैसला आया, उसके बाद इतना प्रेशर आया जजीज का, फिर 63A भी आ गया। तो ऐसी चीजें भी हैं कि जजीज के सामने कि जी पीटीआई का रिएक्शन क्या होगा। अब मेरा ख्याल है कि वो यही कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात करें। जजीज की तरफ से भी यही सिग्नल आ रहे हैं कि आप उनसे मिल बैठ के मतलब असल में जो फरीक है वो एक तरफ वजारत दिफा है और दूसरी तरफ पीटीआई है। तो आसमा आपको लग रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे 14 मई को, या आप तो बहुत से लोग समझ रहे हैं मुमकिन नहीं है? शायद आप क्या कह रहे हो? जी, अब तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नामुमकिन है और बड़ी लंबी वजूहात के साथ उन्होंने बताया। और अब तो ये भी आज जो दरखास्त, जो अभी खबर आई है कि दरखास्त जो दी गई है उसमें तो ये कहा गया है कि वजारत दिफा की तरफ से कि 4 अप्रैल का जो हुक्म है वो वापस लिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएंगी और इस दरखास्त को ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने खुद सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट थी वो भी तलब की थी। तो अब मेरे ख्याल के इंतखाबात 14 मई को हो सकते हैं। अलबत्ता सियासी जमातों को रूल्स ऑफ द गेम जो है वो तय करना पड़ेगा कि आगे जो है वो किस तरह से चलना है। और इस दौरान में मईशत है क्योंकि कोई भी हुकूमत जब भी बनेगी 6 महीने बाद या साल बाद, सबसे बड़ा बहरान तो मुआशी बहरान होगा और वो देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आसमा, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। हसनात क्या लग रहा है? आप बार बार लेगेसी का जिक्र कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल जो 17 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो उससे पहले पहले इलेक्शन वो करवाना चाहेंगे? तो मतलब 14 मई ना सही तो 14 जून सही, नहीं तो 14 जुलाई सही, तो 14 अगस्त सही, 14 सितंबर सही। मेरा ख्याल है कि यही जो इस वक्त वहाँ दबाव है चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल और उनके धड़े के जजेस पे, वो यही है कि मामलात जो अगर जस्टिस काजी फैसला चीफ जस्टिस बनते हैं तो बहुत सी पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बड़े अरसे से पेंडिंग है। उसमें ये भी मामला आएगा कि जो जजेस आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में आए हैं क्या वो लीगली ठीक है। चले अब आप डराए तो ना यार, वो आप कह रहे हैं ये टेंशन कभी खत्म नहीं होगी। वही मैं कह रहा हूँ कि या तो अब ये जो चीफ जस्टिस साहब का था कि जी मुज़ाकरात करें सियासी जमातें, मेरा ख्याल है जजेस भी वहाँ मुकालमा करें और जो इख्लाफात जजेस के हैं वो भी ख़त्म हो। अच्छा, अभी एक हथियार चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब के पास और भी है, और वो जो क्यूरेटिव पटिशन के ऊपर इन चैम्बर फैसला महफूज हुआ है वो अभी तक आ नहीं रहा। हालांकि हुकूमत कह रही है कि हम वापस लेना चाहते हैं दरख्वास्त, उस पर फैसला महफूज हो गया है। वो क्या मसला है? वो इतला ये है कि मे बी आ जाता, फिर आपको भी पता है कि टेंशन हो गई, टेंशन हो गई, एक चैम्बर में एक तलखी हुई जजेस के दरमियान। तो ये अब मसला ये है कि वहाँ हालात इतने ख़राब हैं कि जो है वो उस वजह से भी मामला डिले हो गया है। आगे तक तो चीज़ें में भी ना जाएं,
लेकिन दोनों जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने कार्ड जो है वो जेबों में रखें। अच्छा। जहाँ जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो अपने वो समझते हैं कि बेहतर जज लाएं सुप्रीम कोर्ट में, वो नहीं ला पा रहे क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, सिर्फ उनके पास 2 वोट है 9 में से। और दूसरी तरफ उसमें जस्टिस काजी फैसा और दूसरे जजेस जो हैं उनको एडवांटेज हासिल है। लेकिन जो दूसरे मामला हैं उसमें चीफ जस्टिस को एडवांटेज हासिल है, चाहे बेंचेस की कंपोजिशन है या और जो मामला हैं। तो कोरेटिव भी इसी का हिस्सा है, जुडिशियल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये पॉलिटिक्स का अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती की बात है कि फैसले अब सियासत का हिस्सा बन गए। अब शहबाज शरीफ साहब ने एक गिला किया है एक साबिक चीफ जस्टिस से। अब सारी बात है मौजूदा चीफ जस्टिस के मतलब तो वो ऐसी बातें कर नहीं सकते, तो एक जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, जैसे वो रिटायर्ड जनरल फैज के बारे में बातें करते हैं, वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाकिम निसार साहब के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा सुने। एक शख्स दिन रात कहता था कि ये 20 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने कहाँ लगाए, ये गर्क हो गए हैं। उनका नाम है साकिब निसार। सिर्फ सियासी दुकान आपने चमका रखी थी, तो अगर 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे तो फिर उसका आपने कौम को क्यों नहीं बताया कि ये पैसे फलां फलां मदाद में हड़प किए गए हैं। पहले तो साकिब निसार अपने भाई को वहां पर लगवाना चाहते थे, डॉक्टर काजी सईद अख्तर, उनको आप अदालत में बुलाकर उनकी बेइज्जती करते थे। जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि साकिब निसार साहब ने सियासी दुकान चमका रखी थी, अब ये रिटायर्ड जज का तो राइट नहीं है ना सियासी दुकान को चमका के रखना, तो ये राइट तो सिर्फ सियासतदान का होता है। तो ये आप कैसे देख रहे हैं वजीर आजम साहब एक साबिक चीफ जस्टिस के बारे में जो बातें करी जा रहे हैं, तो बेसिकली किसी और को सुना रहे हैं, खामोश पैगाम किसी और को दे रहे हैं। देखिए अब शहबाज शरीफ साहब को भी अंदाजा है कि इस वक्त जो है वो एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ के साथ खड़ी है, तो उस वजह से उनको भी इतमाद आया है और उन्होंने साकिब निसार को कि वो रिटायर्ड है तो उनको जो है वो तनकीद करने। वैसे ये अदर वे राउंड नहीं है। देखें अब ये मेरा ख्याल है कि ये चीजें बड़ी, अगर इलेक्शन भी अगर आप देखें तो इसमें भी प्राइमरी फ्रीक ऐसा लग रहा है कि एक तरफ इमरान खान है और एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, और यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि जो वो सियासी दुकान की बात कर रहे हैं, जो ये बातें चलती हैं कि साकिब निसार साहब अभी भी एक्टिव हैं, उनके लोग, और ये तो ये बात भी वो अब शहबाज शरीफ साहब जो है ये बात कर रहे हैं। बात ठीक है कि जब आप होते हैं जब उहदों पे लोग, तो उस वक्त तो आप फैसिलिटेट भी करते हैं, चाहे जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट देखें। अब आप कहते हैं जी कि हमें जनरल जो है बाजवा ने ये गारंटी दी थी और इस वजह से हमने 2 जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट के में अपॉइंटमेंट उनकी राजी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को भी सबक सीखना चाहिए और कंसिस्टेंट रहना चाहिए, चाहे ये नहीं कि जब बंदा रिटायर हो जाए तो उसके बाद बातें करें। और जनरल बाजवा और जनरल फैज के बारे में जो बातें आप की जा रही हैं, मेरे ख्याल में उनके दौर में भी की जा सकती थी या नहीं? नहीं उस वक्त, लेकिन हिम्मत दिखानी चाहिए थी शहबाज शरीफ साहब। मेरा ख्याल है उस वक्त तो उनकी कोई बयान, हमने पहली दफा इस तरह का बयान रिटायर्ड के हवाले से भी आया, वो बड़े मुहतात रहते हैं। उस वक्त तो ये बातें करनी चाहिए थी, नहीं की गई। मे बी नवाज शरीफ साहब तो करते थे, लेकिन ये जो है वो शहबाज शरीफ को बहुत कम हमने देखा कि इस तरह की स्टेटमेंट वो देते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया हसरत मलिक। बदकिस्मती की बात है कि जो लेगेसी एक वजीर आजम को छोड़नी चाहिए, एक सियासी लीडर को छोड़नी चाहिए, एक अवामी लीडर को छोड़नी चाहिए, वो लेगेसी कभी कोई जर्नैल छोड़ने की कोशिश करता है और कभी कोई चीफ जस्टिस छोड़ने की कोशिश करता है। और अब की जो सबसे अहम लेगेसी है जिसके हवाले से मुकाबला जारी है, वो है कि कौन इस मुल्क में इलेक्शन करवाएगा। और शहबाज शरीफ साहब तो शायद ये लेगेसी छोड़ना नहीं चाहते इलेक्शन करवाने की, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी रिटायरमेंट से पहले कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहते हैं कि उनको भी किसी न किसी वजह से ज़रूर याद रखा जाए। हमारी दुआ है कि जब भी बड़े ओहदों पे लोग रिटायर हों तो उनको हमेशा अच्छे कामों की वजह से याद रखा जाए, उनको बुरे कामों की वजह से याद ना रखा जाए। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतने ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।